नमस्कार, आपके साथ में हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आम के बागों में फल बन गए हैं, जिनमें फल झड़ने की समस्या के साथ साथ कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। तो किसान भाइयों, बाग में फल क्यों गिर रहे हैं और इसका समाधान क्या है? इसके अलावा कीटों का नियंत्रण किस तरह से किया जाए, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं रायबरेली के पौध सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार तिवारी। आम के बाग में मटर के दाने के बराबर या उससे बड़े आम के फल लग रहे होंगे। तो जैसे ही आम का फल, चूँकि फलों का राजा कहा जाता है और हम आपको पसंद है, सभी लोगों को पसंद है, वैसे ही ये फल कीड़े और बीमारियों को भी बहुत पसंद है, जिसमें बहुत सारे कीड़े और बीमारियां लगते हैं। आज इस अवस्था में निश्चित रूप से ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं हमारी इतनी मुश्किल से आई हुई फसल किसी न किसी कीड़े या बीमारी के वजह से नष्ट न हो जाए। तो ऐसे में किसान भाइयों, अपने बागवानों को अपने बाग में भ्रमण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं आम के फसल में कोई कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। ख़ासतौर से इसे ज़रूर देखें। इस समय आम के उसमें देख रहे होंगे कि कुछ जगह तो आपका फल लगा है और जो आम के फल लगे हैं वो नीचे गिर रहे हैं, तो वो कम से कम गिरे, इसके लिए क्या करें? फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुंच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। दूसरा, इनके गिरने का एक मुख्य कारण ये भी देख रहे हैं कि आम की पत्तियों पर अगर आप देखें तो चमकता हुआ कोई चीज़ दिखाई देगा। वो जो आम का भुनगा है, वो आपके आम का भुनगा द्वारा पौधों के मुलायम टहनियों से जो रस चूसा गया है वो उसे सेक्रीट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। उसे हनी ड्यू बोलेंगे और हनी ड्यू जो ये पत्तियों पर निकल रहा है वो चमक भी रहा है धूप में और साथ ही साथ उसमें मिठास भी है। तो उसके वजह से पत्तियों पर आगे चल के काले काले वो बन जाएंगे, जिसे फफूंदी, जिसको सूटी माउल बोलते हैं, और उसके वजह से आम की फलद्रुपता को भी कुछ नुकसान होगा। उसके लिए किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये भुनगे बहुत ज़्यादा हैं, पत्तियाँ ज़्यादा चमक रही हैं और पेड़ के पास जाने पर वो कीड़े आसपास चिपक जा रहे हैं, तो ये निश्चित समझें कि ये आम के पर भुनगे बहुत हैं और ये आपके फल जहाँ पर लगे हुए हैं उनकी मुलायम टहनियों पर वहाँ भुनगे बैठेंगे और उसका रस चूसेंगे, जिसकी वजह से फल कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है। तो वो न गिरने पाए, उसके लिए कीटनाशी का प्रयोग करें। कीटनाशी में जैसे इमिडाक्लोप्रिड, इसको आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाएं और आप अपने आम के पेड़ पर जितने पानी की आवश्यकता हो उस हिसाब से, पेड़ के हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा, इस समय एक और भी बात को ध्यान रखना है, चूँकि आम में जो बौर के बाद फल आ गए हैं, फूल के बाद फल आ गए हैं, ये न गिरे, इसके लिए भी किसान भाइयों को एक तो ये देखना चाहिए कि अपने बाग में हल्का सा पानी चलाएं, जिससे आपका ये जो न्यूट्रिएंट हैं वो पौधों को मिल सकें और प्लस फल थोड़ा सा मजबूत हो। दूसरी बात यह भी ज़रूरी है कि इस पानी चलाने के बाद अगर आपको लगे कि ये आम पिछले सालों में काले होके ज़्यादा गिरते रहे हैं, तो ये निश्चित समझ लीजिए कि उस फलों में बोरान की कमी है। और ये सही अवस्था है कि जब आप बोरान के तत्व को सही समय पर इस समय डालें, तो बोरेक्स को 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के और थोड़ा सा कोई चिपकने वाला स्टिकर जैसे टीपाल है, सैंडोविट है,
इसको मिला के आप अपने इस पर छिड़काव करें आम के पेड़ पर, जिससे बोरान के तत्व की कमी की पूर्ति हो सके। और अगर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, फल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो एक नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है जिसका आप छिड़काव कर सकते हैं। 200 ppm का घोल बना के ये इस पर छिड़काव करें, जिससे फलत का कम से कम गिरना हो। और किसान भाई देखें कि अगर ये कीड़े की संख्या घटे तब तो ठीक है, नहीं 15-20 दिन बाद एक बार पुनः इसका छिड़काव करें और बोरान तत्व का भी दोबारा छिड़काव करें, जिससे ये तत्व की पूर्ति हो सके और आम का जो फल इस समय आपका तैयार हुआ है वो आपको पूरी तरह से मिल सके। रासायनिक रोगनाशियों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। रासायनिक फफूंदनाशक काफी महंगे भी होते हैं। इसके बदले में अगर किसान भाई जैविक रोगनाशियों का खेती में प्रयोग करें तो न केवल रोगों का सही से नियंत्रण होगा, इनके प्रयोग से फसलों को भी बहुत लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो वे कौन कौन से रोगनाशी हैं, उनका प्रयोग किस तरह से करना है, इन सभी विषयों पर विस्तार से बता रहे हैं चंद्रभानु गुप्त, स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीकेटी लखनऊ के डॉक्टर YK सिंह। जैविक फंजीसाइड्स जो हैं काफ़ी यूजफुल हैं, काफ़ी उपयोगी हैं। इनको करने से वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मानव मृदा दोनों जो है स्वस्थ बने रहते हैं। इनका प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। इसमें कुछ बायो एजेंट्स ऐसे आते हैं कि जो कवक जनित होते हैं, इनका कल्चर बना करके उपयोग किया जाता है कृषि फसलों में। मुख्य रूप से जो बीमारियां फैलती हैं देखा जाता है कि बीज के द्वारा, मृदा के द्वारा अथवा वायु के द्वारा, ये 3 रूप से बीमारियां फैलती हैं। मृदा और बीज, इनका अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हम रोक लें तो करीब इनके द्वारा जो द्वितीयक संक्रमण होता है 80% तक कृषि फसलों में हो जाता है, जो सबसे अधिक नुकसान होता है। दूसरा, वायु के द्वारा जो द्वितीयक संक्रमण होता है, रोगी पौधे जो होते हैं करीब 20%, इनके द्वारा दूसरे स्वस्थ फसलों पर संक्रमण फैल जाता है। इस प्रकार से ये जो बायो एजेंट्स हैं जिनका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा मुख्य रूप से आता है। इसकी कई स्पीसीज हैं, विर्डी है, वायरेंस है, हेमेटम है, हार्जेनम है, कई प्रजातियां ट्राइकोडर्मा की हैं जिनको ट्राइको कल्चर के नाम से बाजार में उपलब्ध होते हैं। इनको ले सकते हैं। एस्परजिलस नाइगर है, क्लेविसेप्स है, पेनिसिलियम है। ये जो बायो एजेंट्स आते हैं ये बाजार में उपलब्ध होते हैं। इनको जैसे कीटनाशक उपयोग किए जाते थे उसी तरीके से मृदा शोधन के रूप में, बीज शोधन के रूप में और पर्णी छिड़काव के रूप में इस तरीके से उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, मैं ये बता दूं, जो ये बायो एजेंट्स हैं जिनका नाम हमने लिया है, अगर बीज शोधन करना है जिनके द्वारा पहले से बीज प्रभावित था, इसको 4 ग्राम या माचिस की डिबिया के बराबर या 2 छोटे चम्मच 1 किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त होता है। उसको आवश्यकता अनुसार 10 से 12 ग्राम गुड़ या सीरा मिला करके स्लरी बना लेते हैं और एक मटके में या कोई भगोने में जो स्टील का हो उसमें 1 किलोग्राम बीज लेकर के और उसको चारों तरफ से रोटेट कर देते हैं, जिससे बीज के ऊपर एक आवरण बन जाता है। इसको छाया में सुखा करके फिर बुआई कर देते हैं, तो बीज के द्वारा जो लगने वाले रोग हैं इनका नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही जैसे हमने बताया कि मृदा जनित रोग जो होते हैं उनका नियंत्रण करने के लिए मृदा शोधन किया जाता है। इसमें 2 से 2.5 किलोग्राम बायो एजेंट या जैव फफूंद लेते हैं। इसको 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला देते हैं। इसमें पानी से हल्की सी नमी करके और छाया में पेड़ की एक ढेर बना देते हैं। जब इसके ऊपर मकड़ी का जाल जैसा कवक जाल फैल जाए सफ़ेद वृद्ध के रूप में, तो इसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके शाम के वक्त ये 1 एकड़ की फसल में बुरकाव करके जुताई कर देते हैं। शाम के वक्त इसलिए किया जाता है, अगर तेज़ धूप में करते हैं तो जो जैव एजेंट्स है इसके फफूंद नष्ट हो जाते हैं और उपाय इसका जो है काफ़ी प्रभावी नहीं होता है। इसलिए शाम को जब निम्न तापमान हो तो उपयोग करके और हल्की सी जुताई कर देते हैं, जिससे ये काफ़ी प्रभावी होता है। इसके अलावा कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जिनकी नर्सरी तैयार किए जाती हैं, उनमें जड़ शोधन भी इसके द्वारा किया जाता है। तो 2 ग्राम जैव कल्चर्स को 1 लीटर पानी में मिला करके ये सस्पेंशन बना लेते हैं और इसमें जड़ तंत्र को 10 से 15 मिनट के लिए डुबोए रखते हैं और जब ये बायो एजेंट्स इस जड़ की सतह पर चिपक जाते हैं
तो कम धूप में या शाम के वक्त इसकी रोपाई करके और उस खेत में अगर पानी लगा देते हैं तो इस तरीके से यह मृदा के द्वारा, बीज के द्वारा और रूट ट्रीटमेंट करके हम जो है फसल को बचा सकते हैं। पर्णीय छिड़काव जो है ये काफ़ी प्रभावी नहीं होता है। अगर आवश्यकता पड़े तो शाम के वक्त 2 ग्राम ये जैव कल्चर्स प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर पर्णीय छिड़काव करते हैं तो वायु के द्वारा जो फैलने वाला द्वितीयक संक्रमण था उसको हम बचा सकते हैं। इन जैव रोगनाशकों द्वारा फसलों के सभी प्रकार के रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये जैव रोगनाशक रासायनिक रोगनाशकों की तुलना में अधिक समय तक फसलों पर कार्य करते हैं और इनकी कीमत भी कम होती है। इनका प्रयोग गोबर की खाद या केंचुआ की खाद के साथ करना फसल के लिए काफी फायदेमंद होता है। इनकी मात्रा अधिक हो जाने पर फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, जैव रोगनाशियों में विशेषकर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। इसके प्रयोग का परिणाम फसलों पर काफी अच्छा देखा जा रहा है और आसानी से किसानों को उपलब्ध भी हो जा रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जैविक नियंत्रण की तरीके से ये जो बायो एजेंट्स फफूंद के होते हैं ये प्राप्त होते हैं, लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं, कृषि विश्वविद्यालय जो हैं वहाँ से भी उपलब्ध हो जाते हैं और इफ़को के जो सेंटर्स हैं वहाँ से मिलते हैं। कुछ एनजीओज हैं जो भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से ये उपलब्धता बाज़ार में मिलती रहती है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अगर इसका प्रयोग करते रहें तो विषाक्तता से बच सकते हैं, वातावरण को संतुलित बना सकते हैं। इसका कोई जहरीला प्रभाव वातावरण में, हमारी फसल पर और मृदा पर तथा मानव पर नहीं पड़ता है। इस तरीके से यह इको फ्रेंडली मैनेजमेंट होता है। इसको किसान भाई अपना करके गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जायद मौसम में प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तरबूज की खेती की है उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल की आगे भी अच्छी बढ़वार हो इसके लिए सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ फसल सुरक्षा के उपायों को करना किसानों के लिए जरूरी है। तो आप तरबूज की फसल में इन कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ प्रवीण बड़े से। किसान भाइयों, आज हम तरबूज में खरपतवार नियंत्रण की चर्चा करना चाहेंगे। खरपतवार नियंत्रण मतलब कि निंदाई गुड़ाई जो फसल है इसमें कैसे की जाए जिससे कि अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए। किसान भाइयों, इसके लिए आप खुरपी की सहायता से 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई करें जिससे कि जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है सिंचाई। सिंचाई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। किसान भाइयों, ग्रीष्म ऋतु की फसल होने के कारण एवं बलुई दोमट मृदा में इसे उगाने के कारण कम अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसमें आप जो सिंचाई है इसे आप 3 से 4 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि इसमें अधिकतर तरबूज को नदी के किनारे पे लगाया जाता है, तो इसमें आप प्रारंभिक अवस्था में इसे सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है तथा यदि आप नदी किनारे इसे लगाते हैं तो इसमें फिर बाद में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जिसे खाद उर्वरक के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, तरबूज की फसल में बहुत ही अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, शेष बची यूरिया की मात्रा को 20 से 25 दिनों पर और फसल में फूल बनने की अवस्था से पहले परिवेशन के रूप में देना चाहिए। और तरबूज फसल की वृद्धि के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, आइए किसान भाइयों जानते हैं। जो फसल की कम वृद्धि होती है, कम वृद्धि के लिए आप 19-19 जो NPK है इसे आप 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर यदि छिड़काव करते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अक्सर देखा करते हैं कि तरबूज की फसल में कम फूल आते हैं जिससे कि फलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड 2 से 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि छिड़काव करते हैं तो आपको भरपूर पैदावार मिलती है। किसान भाइयों, तरबूज की फसल को बहुत सारे कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से किसानों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। तो कैसे करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, उचित सुझाव के लिए मिलते हैं। कीटों में है कद्दू का लाल कीड़ा,
बीटल एवं भ्रग पत्तियों का रस चूसते हैं तथा इसमें छेद बनाकर इसे खाते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप मेलाथियान या प्रोफेनोफास दवा छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद में दूसरा कीट है फल मक्खी। ये फल मक्खी एक बहुत ही घातक कीड़ा है जो कि तरबूज की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो फूल आते हैं इसके ऊपर फल मक्खी अपने अंडे देती है और जो बाद में इसके मैगट फल में पहुंच के फल को सड़ा देते हैं। किसान भाइयों, इसका एक बहुत ही कारगर उपाय है कि जिससे कि आप दवा के जो रासायनिक प्रभाव से भी बच सकते हैं और इसका प्रभावी नियंत्रण भी हो सकता है। किसान भाइयों, आप इसके लिए आप जो फसल है इसमें आप कुछ मिट्टी के पात्रों में गुड़ की चाशनी रख दें और साथ में इसमें मेलाथियान या नुआन दवा को इसमें कुछ 2-4 ग्राम डाल दे। तो इसमें क्या होगा कि जो इसके जो फल मक्खी है इसमें इसका रस इसमें आएगी और दवा को खाएगी, जिस कारण मर भी जाएगी और कुछ इसमें चिपक जाएगी। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है रोगों में आता है किसान भाइयों मोजेक एक बहुत ही खतरनाक वायरस होता है जो कि फसल में एक बार लग जाता है तो जिससे फसल पूरी चौपट हो जाती है। किसान भाई, इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है तथा सिकुड़ जाती है और उपज पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए आप तो सर्वप्रथम जो रस चूसक कीड़े होते हैं इसका नियंत्रण करें, जिससे कि इसका वाहक होता है वाइट फ्लाई, जिसे सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप कि जो पौधे पीले पड़ने लगते हैं उसे आप उखाड़ के फेंक दें, जिससे कि रोग अन्य पौधों में ना फैले। प्रोफेनोफास 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है, जिससे कि मोजेक वायरस फैलने से बच जाता है। इसके बाद में आता है किसान भाइयों पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे कि आप चूर्नी लासिता भी बोलते हैं। इसके कारण पत्तियों के ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर जैसे जम जाता है, जिसके कारण पत्तियां बाद में पीली पड़ के और सूखने लगती है। इसके नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब या कार्बेंडाइजिम का 0.1% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन्हीं सभी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भोली, जिला इटावा के कृषक भूपेंद्र यादव ने। यह दुधारू पशुओं में FMD रोग के निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भूपेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी है तो प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पहले मैं आप सबको ये बीमारी के बारे में कुछ बताऊंगा। ये खुरपका और मुंहपका बीमारी जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। वो मैं पहले बताता हूँ वो किस किस जानवर में होते हैं। गाय भैंस होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। किसान भाइयों, FMD पशुओं में फैलने वाली एक घातक बीमारी है। इसको खुरपका मुंहपका नाम से भी जाना जाता है। FMD एक विषाणु जनित बीमारी है। इसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, क्या है इसके पहचान के लक्षण, आइए जानते हैं। यह रोग जो है अत्यंत सूक्ष्म विषाणु जो कि खुरपका मुंहपका विषाणु या फुट एंड माउथ डिजीज वायरस बोलते हैं, ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला एक रोग है तथा कुछ समय में एक झुंड या पूरे गाँव में अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में जारी कमी आती है। इस बीमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष नुकसान होती है। अब हम देखेंगे ये बीमारी में क्या क्या लक्षण होते हैं। इसमें जो लक्षण है, पहले तीव्र ज्वर होते हैं, 102 से 105 डिग्री फ़ारेनहीट तक तापमान पहुंचते हैं और मुख से अत्यधिक लार का टपकना, रस्सी जैसा थपकना होता है। जीभ तथा तलुए पर छालों का उभरना,
जो बाद में फटकर घाव में बदल जाते हैं। जीभ की सतह का निकलकर बाहर आ जाना एवं थूथनों में पर छालों का उभरना इसका एक लक्षण है। खुरों के बीच में घाव होना जिसकी वजह से पशु का लंगड़ा कर चलना या चलना बंद कर देता है। मुंह में घाव की वजह से पशु भोजन लेना तथा जुगाली करना बंद कर देता है और कमज़ोर हो जाता है। दूध उत्पादन में लगभग 80% कमी दिखाई देती है और गाभिन पशुओं में गर्भपात संभावना रहता है। किसान भाइयों, खुरपका मुंहपका रोग का समय रहते रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे करें इस रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। तो अब हम देखेंगे ये रोग में रोकथाम कैसे किया जाएगा। सभी किसान और पशुपालकों को अब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है। पशुपालकों में अपने सभी पशुओं को 4 महीने से ऊपर जो हैं उनको टीका देना होता है और 4 सप्ताह के बाद पशुओं को बूस्टर वर्धक या ये दिया जाता है और 6 महीने में एक बार इसको ये टीका लगाया जाता है। प्रत्येक पशुओं को 6 महीने में एक बार कृमिनाशक दवा जिसे कि फेनमेंडाजोल या आइवरमेक्टिन वो देना होता है, जिससे कि टीका का इफेक्ट अच्छा रहता है। पशुओं का पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज एवं विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे। ये उसके रोकथाम हो गए। और बाई चांस अगर हो जाते हैं तो उसके लिए उपचार के लिए थोड़े कुछ बोलेंगे। मुंह में बोरोग्लिसरीन लगाना चाहिए जिसमें कि 850 मिलीलीटर ग्लिसरीन एवं 120 ग्राम बोराक्स या बोरिक एसिड पाउडर मिला के एक पेस्ट बना के मुंह में लगाते हैं। पशु चिकित्सक की परामर्श पर जोरनाशी एवं दर्दनाशक का प्रयोग करें एवं जिस पशुओं के मुंह और खुर में, छीमी में घाव हो उसको 3 या 5 दिन तक प्रतिजैविक जिसे कि डाइक्रिस्टिसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का सुई लगाएं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ज़्यादा सबसे ज़रूरी है वो है कि टीकाकरण साल में 2 बार रेगुलरली करें। टीकाकरण ही इसका रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय है। और इसके अलावा मोड़ुआ या रागी का, गेहूं का आटा, चावल के बराबर मात्रा को पकाकर तथा उसमें गुड़ या शहद खनिज मिश्रण को मिलाकर पशु को नियमित दें। साथ ही साथ अपने पशुओं को प्रोटीन भी दें। तो इसको सभी लोग अगर फॉलो करें तो ये बीमारी हमारे देश से हम इसको तुरंत इससे हम मुक्त हो सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।